मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान केंद्र का संवाद, तो कहां रुकी बात। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, कृषि कानून को लेकर आंदोलन और तेज हो रहा है और राजनीति भी हर दिन नए रंग के साथ सामने आ रही है। विपक्ष किसान आंदोलन में अपनी सियासत को धार दे रहा है और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया और भरोसा दिलाया कि न तो एमएसपी खत्म होगी और न ही मंडियां बंद होगी। इन्हीं दोनों मसलों पर किसानों को ज्यादा चिंता है। ऐसे में किसानों का भ्रम तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हर बारीकियां देश के सामने रखी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी के मंच से निकल जाएगा समाधान का रास्ता। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने किसानों से क्या कहा। उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, किसान भ्रमजाल में फंसे बगैर सही फैसला करेंगे? यही सवाल हमारा है। आप शो के दौरान हाँ या ना में अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV पर जा सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान हम आपके जवाब दिखाएंगे कि देश की बहस में हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। आज सबसे बड़ी बहस होगी। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा राकेश टिकैत जी। लीजेंडरी किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं और साथ ही साथ नेशनल भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन को चलाते हैं। मेरे साथ दूसरे हैं रविंदर चीमा साहब, वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय अरहिता किसान संघ के और वाइस चेयरमैन है पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के। अड़तिया संघ से जुड़े हुए हैं ये। जसकरण सिंह काहन सिंह वाला साहब है मेरे साथ, प्रेसिडेंट है किसान यूनियन अमृतसर के। कृष्णवीर चौधरी जी हैं, प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक संघ के। रमनीक मान है जो कि किसान है,
प्रो रिफॉर्म्स हैं, प्रो दिस कानून है, प्रो कानून है, और साथ ही साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खुद जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले शुरुआत टिकैत साहब मैं आपसे करना चाहता हूं। हम तो बचपन में सुना ही करते थे और पढ़ा ही करते थे टिकैत साहब को, और उनके मुंह से हमने ये भी सुना है कि किसानों को अपनी फसल जहां चाहे बेचने का अधिकार होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने भी कमोबेश अपनी यही बातें बताई। सरकारें आपकी कई बातें मानने को तैयार है, लेकिन फिर भी बातचीत बंद है। क्या ये जिद है राकेश टिकैत जी कि वो कानून वापस लो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई जिद नहीं। किसान कहाँ जिद करता है भाई? सब लोग चाहते थे कि भाई मंडियाँ खुलें। अगर टिकैत साहब ने कहा है तो हमने काम नहीं कराए हैं, लेकिन उसमें ये तो सवाल होगा ना कि जो एमएसपी का सवाल आता है बार बार, अगर कोई बाहर का खरीदार होगा, मंडी में खरीदो, बाहर खरीदो, सरकार खरीद करे या कहीं पे भी खरीदो, तो एमएसपी से नीचे खरीदना हो। हमने इस कानून बनाने की बात करी है। पर आप तो कह रहे हैं कि मंडियां, जिस कानून ने मंडियों को खोला, आप तो उसको भी वापस लेने की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, दिक्कत तो यही है ना, जिस कानून ने मंडियों को खोला, ओपन अप किया, जो बात बड़े टिकैत साहब करा करते थे, आप पहले कह रहे हैं कि उस कानून को वापस लो, तब आगे की बात होगी। संकट यहाँ खड़ा होता है। नहीं, एमएसपी तो भाई, एमएसपी तो नहीं है ना उस कानून में। एमएसपी को तो आप बाहर रखोगे, आप मंडी बाहर खोलने की या मंडी के अंदर खोलने की बात करोगे। एमएसपी है नहीं तो लूटेगा ना किसान, तो उसकी सपोर्ट कहाँ मिली भाई? कानून कृषि सुधार की आप बात कर रहे हो, उसके लिए कानून आप ले आए, एमएसपी का उसमें जिक्र नहीं है। किसान को मारने का प्लान बना लिया, कानून आने से पहले गोदाम बन गए, तो किसान को तो शंका है ना कि किसान मरेगा। पहले किसान की यही शिकायत तो रहती थी कि हम अनाज उगा लेते थे और अनाज सड़ जाता था। पेपर उठने आज मैं कह रहा कि आधे रेट में तो बिक रहा है ना। धान का हाल लगा लो क्या है, यही मक्का में हुआ है। एमएसपी की सपोर्ट नहीं होगी। हमने ये नहीं कहा कि सरकार उसको पूरे की खरीद करेगी, ये कभी नहीं कहा हमने कहा कि आप कानून बना दो। अगर कोई भी आदमी व्यापार करेगा, ठीक है, मैं आपकी इस बात से, कोई भी आदमी व्यापार करेगा तो उसके कंपनी खरीदेगा। टिकैत साहब, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं कि एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए या इसको कानूनी जामा पहनाना चाहिए, लेकिन फिर 3 कानूनों को वापस लेने की बात क्यों? वो क्यों प्री कंडीशन है या वो क्यों शर्त हो गई है बातचीत की? ये समझना चाहूंगा आपसे। उसमें भी बहुत से खामियां उसमें जब ये कह रहे कि 15 जुम्मों से हम 12 बदल देंगे, भाई 12 क्यों बदल रहे हो? आपने ऐसी बना क्यों दी थी? इसका मतलब खामियां है कानून में? भाई आप बदलने की बात कर रहे हैं तो अब ये होगा कि पूरे जो किसान संगठन है सबने ये कहा कि कानून ये बदले जाए, रिफिलो कानून, और दोबारा नया कानून बनेगा, उसमें सब लोग बैठ के बना देंगे। भाई नया भूमि अधिग्रहण एक्ट भी तो देश में बना है, वो क्या किसी एक पार्टी ने बना दिया? कांग्रेस की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, वो किस पार्टी से थी? उसने चेयरमैनशिप अपनी बहुत अच्छी तरीके से निभाई, वो विपक्षी थी। हम लोगों ने भी अगर अपना प्रेजेंटेशन दिया है तो सुमित्रा महाजन को दिया, कांग्रेस को थोड़ा दिया हमने। अगर एक बेहतरीन बिल बनेगा, सब लोग बैठ कर उसको बना लेंगे, किसकी चीजों को उसमें जोड़ा जाएगा, बना लेंगे उसमें सब चीज। पर आप ये भी मानेंगे टिकैत साहब, बन गया है तो इसमें टिकैत साहब की सवाल थोड़ा कि सरकार पीछे हटेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के मैं मान साहब के पास जाऊंगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 साल पहले इस प्रोसेस की शुरुआत की थी। कमिटीज में जाना आना ये सब तो पहले हो चुका है, ये कोई आज की नई बात तो है नहीं कि रातों रात कानून आ गया हो। नहीं, कानून तो अभी बना है ना, कानून तो रातों रात बना है ना। कानून तो सबको पता है कि कब बना, कानून तो सबको पता है ना कि कितना नुकसान हो रहा है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, वो लागू नहीं हुई। भाई किसान कहाँ जाए ये बता दो, किसान तो वहीं चला जाएगा ना। अब जब सरकारों पर भरोसा न रहा तो किसान आंदोलन पे आया है ना, अपनी फसल बेच के आया। 1000 रुपये पर क्विंटल कम रेट में अपनी फसल बेच के किसान यहाँ पे आया है। मक्का का क्या रेट है? क्या आटा सस्ता हुआ देश में? तो ये जो सारे सवाल हमारे हैं, इन्हीं का तो कानूनों को भाई रिफिल करो, कानूनों को खत्म करो इनको।
ठीक है, आप ही की बन बात जाएगा को फिर लेकर नया कानून मैं बनाने रमनीक से फिर मान सब जी के मिलकर साथ पास बढ़िया चलता कानून हूँ। बनाएंगे। रमनीक मान जी, क्या सहमत है आप राकेश टिकैत जी की बातों से कि कानून वापस लिए बिना आगे कोई काम नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए दीपक भाई, आपने अपना प्रश्न शुरुआत में ये पूछा कि क्या ये जिद है, और जिद के ऊपर मेरे बड़े भाई टिकैत साहब ने कहा कि नहीं, जिद बिल्कुल नहीं है। तो दो तीन बातें वाज़े तौर पे मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, उसके बाद निर्णय आप कर लीजिएगा और टिकैत साहब कर लेंगे। पहला, यस और नो, तो ये जिद होती है या नहीं होती मेरे को पता नहीं, इस बात में उत्तर ले लीजिएगा। दूसरा कि हम बात नहीं करेंगे, ये जिद होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता। तीसरा, कानून वापस लो, ये जिद होती है या नहीं होती, बात करने की प्री कंडीशन। देखिए, अगर कहा कि इसके अंदर बहुत सारी सुधारों की आवश्यकता है, कानून वापस लो, फिर दोबारा बैठ के फिर दोबारा बना लेंगे, इसी को सुधार लो। जितने संशोधन कराने उतने करने के लिए सरकार भी तैयार है। सरकार ने कब मना करा संशोधन करने के लिए? और मांग पत्र जो है और घोषणा पत्र जो है भारतीय किसान यूनियन का, और बड़े टिकैत साहब की, मैं बाबा टिकैत की बात करता हूँ, उनके समय से जो बात चलती आ रही, वही बातें तो मानी है। और ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ जीवन के अंदर कि जो चीज़ें, जो बातें मानी गई, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन और उग्र हो गया या और व्यापक हो गया जब उनके ऊपर संशोधन करके और उनको बारीकी से उनको समझा जा रहा है, संभाला जा रहा है। तो कई सारी बातें हैं जो नहीं समझ में आती हैं, और ये कहते हैं कि जी एक एक दाने की सरकार खरीद करे, और हम फिर कह देते हैं कि हम इस बात से सहमत हैं कि सरकार एक एक दाने की खरीद नहीं कर सकती। तो अगर आप सहमत हैं कि एक दाने की सरकार खरीद नहीं कर सकती, तो उसके अंदर प्राइवेट पार्टी जो है, प्राइवेट प्लेयर जो है, वो खरीद करेगा। और प्राइवेट प्लेयर को खरीद करने के लिए, और अगर आपको एक रास्ता दे दिया गया है कि आप प्राइवेट मंडियों के अंदर प्राइवेट प्लेयर को चीज बेच सकते हो, अपना माल बेच सकते हो, अपनी फसल बेच सकते हो, उसमें दिक्कत क्या है? और दूसरा एक बात जो टिकैत साहब को मैं कई बार चैनल पे सुन रहा, और एक कई सालों से हम सुनते आ रहे कि भाई पिसाई इतनी महंगी क्यों है? कभी किसान के पास से तो गेहूं फर्ज कर लो अब 1975 रुपए क्विंटल उठती है, और बाजार में 40 रुपए किलो आटा बिकता है, तो इतनी महंगी पिसाई क्यों हो गई? तो अगर सरकार ये कहती है कि जी आप एफपीओ बना लो, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना लो अपनी, है ना जी, और फूड प्रोसेसिंग के अंदर आ जाओ। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। अभी इन्हीं दिनों में यूएई के साथ भारत सरकार का एक समझौता हुआ है, जिसके अंदर $7 बिलियन का निवेश किया जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और 2-3 प्रदेशों में। और तो हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इससे बाहर दिया। क्यों? हम लोग तो लाठी उठा के पहुंच जा जी, रास्ते बंद करने। कल को अगर आपके पास, हमारे पास किसी ने निवेश करना हो, पंजाब में निवेश करना हो, हरियाणा में निवेश करना हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना हो, तो जो कंपनी आएगी वो भी यूं सोचेगी कि भाई इतने पैसे हम लगा दें, कल को लाठी लेके पीछे भागेंगे। तो ये बात कोई बनती नहीं। और दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि अगर वार्ता हो रही है, टिकैत साहब हैं, और हमारी ऐसी 40, 45, 50 हमारी ऐसी किसान संस्थाएं होंगी, उनके प्रतिनिधि बैठ जाए, 50 आदमी, 100 आदमी बैठ जाए, सरकार के साथ बैठ के चर्चा वार्ता कर ले। अब सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के बाद भी तो राजी हो गए ना बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम मध्यस्थता करते हैं, बैठ के बात करो। अब बात करने के लिए राजी हो गए। देखो, बात ये है कि हम ये जो हमारी अवधारणा है ना कि आइदर माई वे और देयर विल बी नो आई वे, या तो हमारी बात मानो या हम रास्ते बंद करके जाम करके बैठ जाएंगे। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है साहब, मैं बताऊं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, वहां पे दिक्कत में, तकलीफ में बैठी हुई हैं, और ये जिद वाली बात, या तो आप बैठ के बात कर लो और अपनी बातें जो है, सरकार ने अपना जो विचार है, अपनी जो चीजें लिखित में दे दी, अगर आपको नहीं समझ में आ रही आप अपनी लिखित में दे दो। ये बार बार मांग बढ़ती जाए। अभी किसान सम्मान निधि की बात चली, 6,000 की, कोई कह रहा है 24,000 दे दो, 6 ना दो, 30,000 दे दो। अभी आप या तो जो आपके मांग पत्र थे 2019 का जो मैनिफेस्टो है भारतीय किसान यूनियन का, उसको लेके बैठ जाओ एक बार, उसके ऊपर चर्चा हो जाती है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं, हमारी ये मांगे सरकार पूरी करे, इनमें जो हमारी मांगे जायज है उनको पूरी कर दो, जिनके ऊपर हमारी सहमति तुरंत नहीं बनती उसके ऊपर आप एक कमेटी बना दो और कमेटी गठित करके उसके ऊपर चर्चा हो जाए। पर ये रास्ते बंद करके ये तो ब्लैकमेल वाली बात होगी ना जी। हम किसान को ब्लैकमेलर थोड़ी ना है। ठीक है, रास्ता बंद करने का हमारा क्या अधिकार है? हमारे नागरिक हैं, ये तो है नहीं कि हमने कहीं पाकिस्तान का पानी रोक दिया। हमने पाकिस्तान का पानी तो रोका नहीं ना जी, हमने तो अपने देश के अपने नागरिकों के रास्ते बंद करे और हमारे अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं है या हमारी जो 50 ऐसी संस्थाएं हैं, किसान संगठन है, उनके अगर नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है हमारे किसान भाइयों को, फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और राजनीति और लाल झंडा पार्टियों को थोड़ा दूर रखने का प्रयास कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है मान साहब, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सीधे सैयद जफर इस्लाम जी के पास चलता हूं। जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मास्टर कम्युनिकेटर माना जाता है। आज मोदी जी लगातार हर फोरम से अपील कर रहे हैं, चाहे वो बनारस हो या आज मध्य प्रदेश हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ किसान बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कहां फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी या सरकार? देखिए दीपक जी,
जहां तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार का सवाल है, हम बिल्कुल फेल नहीं हुए हैं। हम जानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये तीनों बिल जो पारित हुए हैं वो सरकार ने बिल्कुल सोच समझ के किया है, बिल्कुल जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और आपने दिखाया भी कि ये बिल वो बिल है जिसमें सारी चीजें जो इनकी समस्याएं थी, पहले बार बार इसकी डिमांड आई थी। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि अगर आप देखिए स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट 2006 की, आप देखिए जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 2007 की, आप देखिए 12th 5 ईयर प्लान, आप देखिए जरा जो चीफ मिनिस्टर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनी और फिर चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी, सब यूपीए के सरकार के समय हुआ और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। अभी आपने जो दिखाया कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने क्या जिक्र किया है, ये सब चीजें जो है वही है जो हमने किया। और वो चीफ मिनिस्टर की जो कमेटी थी उसमें सारे मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी के थे और उसके अध्यक्ष थे वो हुड्डा जी थे। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मंडी के अलावा भी मार्केट में ऑप्शन होना चाहिए इस किसानों के लिए बेचने के लिए, उनकी उपज सिर्फ मंडियों में ना बिके, बाहर भी बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी मिलना चाहिए। अब बताइए, हमने तो ऐतिहासिक फैसले लिए 2018-19 में, जब एमएसपी जो है लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का फैसला किया। ये ठंडे बस्तर में पड़ी थी, ये जब यूपीए के समय में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हमने तो इंप्लीमेंट किया, हमने तो वो फॉर्मूला माना, हमने और ये भी कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 से बार बार कहा, एक बार नहीं अनेक बार, कि किसान भाई बहनों की बेहतर इनकम हो, आमदनी हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनपुट कॉस्ट कम होगा, उसके लिए हमने प्रयास किए। हमने किसान सर्विसेज के अंदर में बहुत सारी सुविधाएं किसानों को दी, जैसे मैं मानता हूं जफर इस्लाम जी, लेकिन किसानों का ये भी तर्क है, मेरा एक काउंटर सवाल सुनिएगा, किसानों का ये भी एक तर्क है। कंप्लीट करिए आप, फिर मैं अपना काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जहां तक 3 झूठ जो ऑपोजिशन पार्टीज बार बार फैलाने की कोशिश कर रही है, और देखिए बाहर देश के अलग अलग किनारों में कोई ऐसा किसान भाई को ऐसी चिंता नहीं है, कुछ 2 प्रदेशों के किसान भाई बहन को चिंता है, वो भी चिंता हमारी चिंता है और उनकी चिंता हम अपनी चिंता समझ के उसका समाधान भी निकालेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एमएसपी के बारे में कह रहे हैं, एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी जो हमने ये बिल पारित करने के बाद कैबिनेट ने 23 उपज के एमएसपी डिक्लेयर कर चुकी है। और देखिए उस एमएसपी पे कितने लोगों ने खरीदा, कितने किसानों ने बेचा भी है और खरीदारी भी की गई है। उसके अलावा मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आपके मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां रहेंगी और कोई खत्म नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड किया हमने 1000 मंडियों को 7000 में से, ताकि कोई किसान भाई बहन अगर यहां पर पंजाब में बैठा और उसको बेहतर प्राइस जो है भोपाल में मिले, तो जैसे शेयर मार्केट में कहते हो उससे इलेक्ट्रॉनिकली आप बेच सकती है किसान भाई बहन। ये सुविधा हमने उन्होंने उनके लिए क्रिएट किया। और साथ साथ उनको कहा कि आप बाहर भी अगर कोई आपको ऐसा है कि कोई कंपनी खरीदना चाहती है या कोई आपका बगल का बनिया खरीदना चाहता है आपका उपज को, या फिर कोई और ऐसे ग्राहक आपका खरीदना चाहता है जो बेहतर प्राइस आपसे पहले मूल्य उसका तय करके, आपके उपज होने से पहले आपका उसका मूल्य तय करके आपको पता है आपकी क्या लागत आएगी, उससे बेहतर आप दाम बताया और उस पर खरीदार ने तैयारी अग्री कर लिया, तो आपको पता है आप कितना आमदनी बनाएंगे, उसके बाद आप बेचते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए क्रिएट किया। और साथ साथ उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैं आपको कहता हूं कि आप 2007 की फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट दी और उसके में देखिए कि, और हुड्डा जी की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने कहा है नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाइए ताकि बेहतर प्राइस मिले। तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सेफ्टी नेट के लिए ये कह दिया है कि सिर्फ उपज के लिए, उसके जमीन के लिए नहीं। तो ये झूठ कह रहे हैं कि जमीन ले ली जाएगी, उनकी जब्त कर ली जाएगी, वो कुछ नहीं होगा। ये सारे तीनों झूठ है। और साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कि 86% किसान ऐसे हैं जिसपे 2 हेक्टेयर से कम जमीन उनके पास, इसलिए सेफ्टी नेट के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, 10,000 ऑर्गेनाइजेशन 8,000 की लागत से पूरे देश भर में, ताकि छोटे छोटे किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं और उनके साथ मिलकर अपनी सारी चीजें उनके साथ कर सकते हैं, ताकि उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करे। इवन कॉन्ट्रैक्ट यही रुकना होगा जफर इस्लाम जी। मैं सीधे मनीष चौबे के पास चलता हूं लखनऊ में। हम अपनी बात को थोड़ा छोटा रखें, 1-1 मिनट में रखे ज्यादा बेहतर होगा। मनीष चौबे जी, क्या आपको लगता है किसान सही बोल रहे हैं या आपको लगता है किसान जिद पर अड़े हैं, जैसे एक बड़े सेक्शन का मानना है? नहीं सर, हमें तो लगता है कि ये किसान नहीं है,
और ये विपक्षी पार्टियां तो आज और झूठ और मक्कारी का प्रतीक बनती जा रही हैं आम पब्लिक की निगाहों में। ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग तो आम आदमी हैं, हमारे भी आसपास किसान हैं, हम लोग भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता, और जहां तक ये नए कानून है तो ये किसानों के लिए मेरे ख्याल से सहायक ज्यादा है उनके लिए। नए रास्ते खोलेंगे, नया मार्केट है, तो इस तरह की ये भ्रामक चीजें ज्यादा चलने वाली नहीं है दीपक जी। ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। चौबे जी का बिल्कुल, चौबे जी की राय बड़ी साफ है कि जो किसान कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो किसी भ्रम में फंसे हुए हैं। चीमा साहब, पूरे देश में आपका पब्लिक परसेप्शन यानी जनता के बीच छवि खराब हो रही है। एक बड़े तबके का ये भी मानना है कि किसान जो दिल्ली को बंधक बनाकर रखे हुए हैं सही नहीं है। कैसे जवाब देंगे चीमा साहब इसका? आपने मेरे दर्शक मनीष चौबे जी की राय सुनी लखनऊ से। दीपक जी, देखिए, अलग अलग लोग अपना विचार रख सकते हैं, हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन मैं आपके इस मंच से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर यहाँ किसान नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन से बात कर रही है? अगर किसानों की मांग में वजन नहीं था तो प्रस्ताव उसमें एक्ट में चेंज करने का सेंट्रल सरकार क्यों लेके आई? तो ये बातें पूछने की नहीं है। पर फिर हम फिर भी कहते हैं कि सरकार ने हमारी बात सुनी है। सरकार ने पहले इस कानून बनाने से पहले जो तेजी की इसको ऑर्डिनेंस से लाया और बिल की डिबेट भी जो है पार्लियामेंट में प्रॉपर्ली नहीं करवाई और कमेटी को भी नहीं सौंपा और किसानों से भी नहीं सुनवाई हुई। उसी के कारण सरकार को ये आज दिन देखने पड़े। जिस दिन मैडम हरसिमरत ने मंत्री थे वो इस सरकार में, जिस दिन उन्होंने कहा था कि किसानों की बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के दफ्तर गए वो बिल ना लाने के लिए कि पहले जो है आप बिल ना लाओ, पहले किसानों की बात सुन लो, बिल को थोड़ा डिले कर लो। उनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद जिस तेजी से उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया, बुलाकर पूछने की भी हिम्मत नहीं आई। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गलतियां हुई हैं, आज गवर्नमेंट उनको सुधार कर रही है। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। और एक मैं बात आपको और ये भी बताना चाहता हूँ कि अब मसला नहीं था, मसला है, ये बात निपट चुकी है। जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है अच्छे हैं, उनको सुधार कर लिया गया है। तो फिर जिद क्यों की वापस लिया जाए? मुझे यही सवाल चीमा जी मैं आपसे पूछता हूं, फिर जिद क्यों की वापस लिया जाए? इसी बात पर सरकार ने गलती मान के कह दिया है कि हम 10 या 12 संशोधन प्रस्ताव करना चाहते हैं, एमएसपी पर लिखित गारंटी देना चाहते हैं। तो मांगे, दिल्ली को बंधक बनाना छोड़े और उसके बाद अच्छे से बढ़िया खेती किसानी करें। हो सकता है शायद ज्यादा फायदा हो आने वाले समय में, जैसा सरकार वादा कर रही है। फिर बातचीत क्यों बंद है? अब कई दिन हो गए बातचीत ही नहीं हो रही है। नहीं, बातचीत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी मतलब डायरेक्शन आई है उसके अकॉर्डिंग सरकार भी अपना काम कर रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनेगी मामले को। अब सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनेगी मामले को, उसके बाद वो कोई स्ट्रक्चर देगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वेकेशन बेंच की बात सुनेगा, ये ऑर्डर हुए। चलिए, वेकेशन बेंच भी सुनेगा। बट आपको पता है शाहीन बाग का मसला खत्म होते होते अभी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले खत्म हुआ है कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वो सही थे या गलत थे। आपके पास तो खेती किसानी का काम है सर, दूसरी फसल चालू है। आप काम धंधा करने वाले लोग हैं, आप मिट्टी को पूजने वाले लोग हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश को बताना चाहता हूं कि किसान किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हम तो सड़क पे भी जहां बैठे हैं एक साइड में बैठे हैं, बाकी पब्लिक वहां से गुजरना चाहे गुजर सकती है, पर उसके बावजूद भी हम नहीं चाहते इसको प्रोलॉन्ग करना। हमारे आज जो लीडर इस पे विचार कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहे, जिनका 40-40 साल का तजर्बा है अपने क्षेत्र में, जिन्होंने काम किया, जैसे टिकैत साहब थे, बड़े टिकैत साहब जैसे जिनके साथ काम किया, इसमें 20 लोग वो हैं जिन्होंने बड़े टिकैत साहब के साथ 20 साल काम किया। ठीक है, मैं कृष्णवीर जी के पास चलता हूं। आपने अपना पॉइंट बड़ा क्लियर रखा, मैं कृष्णवीर जी के पास चलता हूं इन्हीं पॉइंट्स को लेकर।
कृष्णवीर जी, मैं मानता हूं किसान दिल से चाहता होगा कि आम लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन हो रही है और बातचीत हो भी नहीं रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है, तो ये मामला कितना लंबा खींचने वाला है और क्या हल निकाला जा सकता है बीच के रास्ते से? क्या आप कोई सुझाव दे सकते हैं अपने किसान भाइयों को, मेरे किसान भाइयों को? आप क्या कहेंगे? क्योंकि बातचीत करने को भी तैयार है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बिल वापस ले लो पहले। हमेशा तीन बातें थी। एक कहना यह था पंजाब के मेरे भाइयों का कि मंडी बंद हो जाएंगी, सरकार लिखित में दे। कृष्णवीर जी, एक मिनट के लिए मैं चरण सिंह सापरा साहब मेरे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तीसरी बात थी, लोगों को इस तरीके से गुमराह किया गया कि जमीन छिन जाएगी ठेका खेती में। देखिए, तीन मुद्दे जो थे उससे किसानों को पूरी तरह जो है इस तरीके से जो गुमराह कर दिया गया कि वो सब लोग परेशानी में सड़कों पे उतरे हैं। ऐसे नहीं है, क्योंकि वो बहुत सीधा होता है गांव का आदमी। आप भी मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। आप एक बात देखिए दीपक जी, मैं और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 2005 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बनवाने की बैठकों में कई बार हम बैठे हैं। उस समय रिफॉर्म की बात 2005 से चली, 2006 में रिपोर्ट आई, तभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई, तभी बाजार खोलने की बात आई, तभी एग्रो प्रोसेसिंग की बात आई, तभी एफपीओ बनाने की बात आई। उसके बाद चलते चलते फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी। उन्होंने मुझे कहा, हमने लोगों को बुलवाया, 125 लोग तो हमने भेजे संगठन से। उसके बाद 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चेयरमैनशिप में बनी। उन्होंने यही रिपोर्ट दी कि भाई देखो, जब तक लकीर के फकीर इस बाजार में लिटते पुटते रहेंगे नहीं सुधरेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत जी के शब्द सबको मालूम है। उनका बराबर ये कहना था कि भाई सुई भी बनाता है, वो अपनी मर्जी बेचता, हम तो बाजार में फंसा रखे, बाहर निकालो, बाजार खोलो। सवाल ये है, जब तक बाजार में 4 ग्राहक किसी चीज के होंगे तो उसका पैसा जो है किसान को वाजिब जो है मिल सकता है, ये मानना था और इसीलिए बार बार कह रहे थे। अब आप ये बताओ, वो रिपोर्ट जो है 2006 से रद्दी की टोकरी में पड़ी रही, 2013 में हुड्डा जी की रिपोर्ट भी बेकारी लागू नहीं करेगी। तो अगर उन्होंने लागू नहीं करी और वो रिपोर्ट, बहुत बार बात हुई, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई है, नीति आयोग की बैठकों में इस पर चर्चा हुई है, काफी लोगों से बात करी गई है। हमारा एक सुझाव था और राकेश को पता है कि मेरा ये कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर सरकार बाजार खोलती है तो एक रिजर्व प्राइस की व्यवस्था सरकार कर दे। और दूसरा मेरा सुझाव था कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, यदि कंपनी और किसान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी जो है किसान की चेयरमैनशिप में जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तीनों लेवल पर पूरे देश के लिए बना दी जाए। उसका चेयरमैन किसान ही हो, 4 किसान हो, 2 कारपोरेट के हो, 1 सरकार का हो, 7 लोगों में किसान चेयरमैन हो। मेरा ये सुझाव रहा है। और उसके बाद तीसरी बात पे मैं आता हूं, कहीं भी उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखिए 15 प्रदेशों में ठेका खेती हो रही है। 2006 में तो हरियाणा में हुड्डा जी ने बना दिया था, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में बना दिया, महाराष्ट्र में हो रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जमीन को बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया, जमीन पर लोन भी नहीं ले सकती कंपनी। और उसके बाद इसी में यदि फसल खराब हो गई तो जो पैसा लगा है वो कारपोरेट का नुकसान होगा। चौथी बात, अगर बाजार में ज्यादा भाव मिलता है और किसान समझता है मुझे वहां, तो जो लागत आई है बिना ब्याज के किसान उसको लौटा दे और वो अपना बाजार में बेच ले, इससे बढ़िया प्रावधान नहीं हो सकते। और आखिरी पॉइंट पर, यदि कहीं मुर्गी पालन का भी, 1 मिनट दीपक जी, मुर्गी पालन का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा किसान ने और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा और बाद में वो खत्म होता कॉन्ट्रैक्ट, तो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कंपनी उठा के ले जाएगी या उसको छोड़ के चली जाएगी। किसान के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ये इतने सारे प्रिवेंशन, इतने सारे राइडर बचाने के लिए रखे गए हैं और इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई रेगुलेशन नहीं हो सकता। राकेश जी, मेरा सीधा सवाल है, 2007 से ठेका खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हो रही है, पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, केरल में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है।
लेकिन सब जगह हो अभी जब ये बिल आए तभी क्यों लगने लगा कि किसान की जमीन छिन जाएगी? ये मामला क्यों शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो 2007 से चल रही है और आप खुद, जैसा कृष्णवीर जी ने बताया, आप खुद इसके गवाह हैं। फिर ये हवा क्यों की जमीन छिन जाएगी, जमीन कॉर्पोरेट कब्जा कर लेगा, अडानी अंबानी कब्जा कर लेंगे? ऐसा नहीं, इसमें बहुत से सवाल है। इसमें ये तीनों बिलों में सवाल है, ठीक और है? एनजीओ के साथ तो बिलों पर तो हम चर्चा कर ही नहीं रहे। बिल पर हम तो ये कह रहे हैं कि बिलों को वापसी ले लो। इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है तो बिल जाने की जरूरत कहाँ थी? इस पर कानून बनाने की कहाँ जरूरत थी? सर उसमें तो जो फिर हो ही रही फ्लॉज थे उनको ठीक करने के लिए कानून बनाने की जरूरत थी। एमएसपी को ये घेर फेर एमएसपी को घेर फेर के ये बनाना नहीं चाहते। एक भी कानून किसानों के पक्ष में नहीं आया, एमएसपी वाला था। ना आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मेरा सवाल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। अगर 13 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है तो 2020 में ऐसा क्या हो गया कि देश भर का किसान कह रहा है जमीन अडानी अंबानी ले लेंगे? आएगा, आप देख लेना उसको क्या क्या होगा, उसमें देख लियो। आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। ये किस तरह की जो प्लान बन रही है ना किसानों को घेरने की, उसको जमीन से अलग थलग करने की एक बड़ी साजिश चल रही। जब कभी बैठेंगे इसमें 2 घंटे की चर्चा सबको बुलवा लो, जब बैठ कर कर लेंगे और पूरा कच्चा चिट्ठा सरकारों का दे देंगे कि आने वाले 30 साल में क्या होने वाला है, वो सारी चीजें बता देंगे। 2020 में इन्होंने स्वागत किया था इन कानूनों का। भाई प्रधानमंत्री के जो डिजिटल मान साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे टिकैत साहब, टिकैत साहब मान साहब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। हमारा प्रतिफल, हाँ बताओ जी, हाँ बताओ। नहीं, आपने तो खुद जून 2020 में इन कानूनों का स्वागत किया। और दादा टिकैत, सुनिए, दादा टिकैत 1970 के दशक से जो चीज मांग रहे थे वो चीज पूरी हुई कि नहीं हुई, आप बताइए। अब ये तरतीमा मांगे, जितनी मांगे अब की जा रही है तरतीमा मांगे। आप 2019 का भारतीय किसान यूनियन का जो आपका मैनिफेस्टो है, जो मांग पत्र, उसको देखिए आप कि आपने क्या मांगा उसके अंदर। ये बातें आपने मांगी है क्या जो आप कह रहे हैं? ये तरतीमा मांगे आ गई है। आप थोड़ी देर पहले मैं किसी और चैनल में बैठा था, चौधरी पुष्पेंद्र कह रहे थे कि जो किसान सम्मान निधि है इसको 6000 से बढ़ा के 30000 कर दो। अरे आपने जो बेसिक बात, आपने स्वागत किया था या नहीं किया था? जून में आपका बयान है, अखबारों में व्यापक रूप से छपा है, आपका ट्वीट भी आया मेरे हिसाब से। आप बताइए तब वो ठीक थे और आज ये ठीक नहीं है। आज सरकार के लिए चर्चा कर ये साफ कर दीजिए पहले, क्या आपने नए किसान कानूनों का स्वागत किया था? झगड़ा बढ़ाना चाहते हो? अरे सुन तो ले भाई, आप सुनोगे तो जब भी तो बताऊंगा ना। हमने कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन है, हम उसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री का वो है, हमको भी उससे जोड़ दो, ये कहा हमने। हमको भी जोड़ दो ना डिजिटल इंडिया से, हमारा भी भुगतान करवा दो भाई। बताता हूं टिकैत साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ दूसरे चैनल पे थे, दीपक भाई, मैं इनका जवाब देता हूं और मैं इनसे प्रश्न और पूछता हूं। इन्होंने गन्ने की बात करी, किसानों को जोड़ दो उससे। टिकैत साहब मेरी बात सुनो, एक मिनट टिकैत साहब, जरा एक बार। टिकैत साहब एक बयान पर रुक मैं तो कहा कि डिजिटल से अगर जोड़ना है तो हम तो स्वागत कर रहे हैं ना। ये भी तो प्रधानमंत्री की पॉलिसी होगी या नहीं है? आप सुन लो, डिजिटल जो प्रधानमंत्री की पॉलिसी होगी। आप मेरा सवाल सुनो, आप पहले मैं आपसे सवाल आप एमएसपी को लागू क्यों नहीं करना चाहते? मेरा सवाल तो अब ऐसे तो आप बोलते रहोगे तो मेरा प्रश्न ही पूरा नहीं होगा। आप जवाब क्या दोगे? ऐसे है, एक मिनट, आपने किसी और चैनल पे 6 बजे की डिबेट पे आप और मैं बैठे थे, आपने कहा था कि 1-1 साल तक गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती किसान को। और मैं ये कह रहा हूं कि इन कानूनों के अंदर सरकार ने प्रावधान किया कि 3 दिन में पेमेंट होगी। 365 दिन के एवज में आपको 365 दिन के एवज में 3 दिन में पेमेंट मिलेगी। 362 दिन बचते हैं किसान के। हमारे को क्या दिक्कत है जी? हम तो खुश हैं, हमारे को 3 दिन में पेमेंट मिल जाए। हमने 362 दिन बचते हैं, 362 दिन और काम कर लेंगे रुपये की बांट करने से अच्छा। हम रुपये की बात देखें, हमारे रुपये मिलेंगे, हमारे हक के पैसे मिलेंगे, सरकार हमारे को पैसे दिलवाएगी। हमारे को तो पेमेंट 3 दिन में मिल रही है। और गन्ना जरूरी थोड़ी ना कि केवल जो आपने धान है, आपने धान की और बात करी, आपने कहा 4000 का हमारा धान 1400 रुपये में आ गया। 1868 रुपए एमएसपी और 4000 रुपये कब था धान का एमएसपी? धान का एमएसपी कब था 4000 रुपये? बता दो कौन से सन में था और किस सरकार की हिम्मत है एमएसपी घटा दे और जिंदा रह जाए? दूसरी बार आ जाए सरकार, संभव है? हमने यही तो बात कही ना। तो साहब 4000 रुपये एमएसपी कब थी? देखो आप अपनी बातों से ना बदलो। आपने इस कानून का स्वागत भी करा, आपने किसान को पेमेंट गन्ने की 365 दिन की बात करी, कानून 3 दिन में दिलवाने की बात करते हैं। आपने एक जगह कहा कि हमारे को 4000 रुपये धान के मिलते थे, अब आपने कहा 1400 में पिट रहा, 1868 रुपये धान का भाव है। आप पता कर लो, CACP की क्या रिपोर्ट है जी?
यूं तो ना करो आप, कम से कम यूं तो मान लो कि सरकार तो कह रहा हूं के कि इन अगर कानूनों कानून में ये बन जाता, जब किसान की जमीन तो के कम से ऊपर कम किसी प्रकार का 1880 रुपए से कम पर तो ना बिकता। कोई इसके ऊपर वो नजर नहीं डाल सकता, कोई खतरा नहीं है। अरे चौधरी साहब, सरकार तो खरीदती है ना जी, 1868 में सरकार तो खरीदती है। और मंडी के अंदर तो जब सरकार कहाँ खरीद रही? अगर मैं बढ़िया दाम अपना बढ़िया दाम बीज रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक बीज रहा हूँ, यही मंगवा देता हूँ, आप खरीद लो उसको। कर लूंगा और भाई तो बिजाई से पहले रेट आ जाए, यही मंगवा देते चाहे हैं ना सरकार दाम की बात हो। अरे यहाँ क्यों मंगाओ, अपनी मंडी में बेच लो, ये कोई बात है? आप तो फिर कहोगे धान लेके मैं दिल्ली के बॉर्डर पे गिर दूंगा, सड़क पे गिर दूंगा, ये तो बात ठीक नहीं है जी, ये तो गलत बात है चौधरी साहब, यूं थोड़ा होया करता है। मैं ये कह रहा कि वो जगह बता दो ना चौधरी साहब, 1868 जब सरकारी खरीद चलती है, वो जगह बता दो ना कि कहाँ पे बेचे हैं। आप मेरी बात सुनो जी, ये पंजाब सरकार का मैं बताता हूँ, सुनो, मैं आपको उत्तर देता हूँ, सुन लो, चलो आप मेरी बात सुन लो। आपने सीधा प्रश्न पूछ लिया, सीधा उत्तर दे रहा हूँ, सुन तो लो चौधरी साहब, सीधा उत्तर सुन लो, फिर जो सी चीज बिकती है वो बीज लो ना, आपको मना किसने करा है? और पंजाब सरकार ने यूएई की सरकार के साथ एक मसौदा करा और अपनी धान और अपनी कणक सीधी बेची, इसके अंदर क्या तकलीफ है बता दो? आपको यूं है कि मंडी के अंदर 1790 करोड़, कभी 2000 करोड़ की जो उसके अंदर कमीशन जाती है, वो कमीशन देनी मंजूर है, वो 2000 टिकैत साहब एक मिनट, मेरे रिसर्च ने आपका एक आर्टिकल दिया है, मान साहब मैं एक मिनट आपका तवज्जो चाहूंगा। टिकैत साहब, ये हिंदुस्तान अखबार का आर्टिकल है, मुजफ्फरनगर से छपा हुआ है, मैं इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है? देश के 14 करोड़ किसानों को एक देश एक मंडी का तोहफा देते हुए सरकार ने किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की अनुमति दी है। कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए इसे मंजूरी दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है, एक मिनट सुन लीजिए टिकैत साहब, टिकैत साहब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि इसको पूरा पढ़ के बता दो ना। आप पूरा पढ़ रहा हूं सर, मैं पूरा पढ़ रहा हूं, एक मिनट पूरा पढ़ के बता दो, पूरा पढ़ रहा हूं, पूरा पढ़ के बता दो। इसमें एमएसपी का भी जिक्र है सर, पूरा पढ़ रहा हूं, एमएसपी का भी जिक्र है कि मंडी बाहर की मंडी होगी, एमएसपी से कम पे ना खरीद करें। सर पूरा पढ़ रहा हूं, सुन तो लीजिए टिकैत साहब, आपका बयान खुद तो सुन लीजिए, आपने क्या दिया। देखिए, राकेश टिकैत ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारतीय किसान यूनियन की वर्षों पुरानी मांग है। हालांकि उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह इस बात पर भी नजर रखे कि कहीं किसान के बजाय बिचौलिए सक्रिय होकर उनकी फसल सस्ते दामों में खरीदकर दूसरे राज्यों में न बेचने लगे। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की वो एक और कानून लागू करें जिससे देश आगे मेरे ख्याल से ये कटा हुआ है, लेकिन इसमें टिकैत साहब आपकी फोटो है, चंदन का टीका आप लगाए हुए हैं और इसकी हेडिंग है मुजफ्फरनगर संवाददाता से, किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी, राकेश टिकैत, निर्णय का स्वागत। अब बताइए, आप इसको वापस लेने की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे यही तो नहीं समझ आ रहा टिकैत साहब, कैसे होगा दीपक जी? सस्ते में ना खरीदे सर, वापस लेने की बात क्यों? सुधार की बात तो समझ आती है जिसमें सरकार राजी है। प्रधानमंत्री की बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से, कहाँ राजी? इस पर कानून बनवा दो ना एमएसपी पे, आप कानून बनवा दो एमएसपी पे। तो सर आपकी पहली मांग स्वागत के बजाय एमएसपी पे कानून की होने वाली थी ना, सरकार का। फिर ये कहना था कि अध्यादेश अधूरा है। कह रहा हूं कि मैं सरकार का स्वागत करूंगा, हमारे को भी कैंपेन से जोड़ दो उससे। भाई किसान एक साल में क्यों भुगतान ले? टिकैत या तो टिकैत साहब, या तो आज आप सही है या अखबार में आपका बयान सही है, दोनों में से एक तय करिए। क्या आपने हिंदुस्तान को ये बयान दिया था? हमने ये कहा कि मैं आज भी कह रहा हूं कि हम तो स्वागत करेंगे ना, आप एमएसपी को लागू करवा दो। अरे सर, आपने एमएसपी की तो बात ही नहीं की है, पहले पैरा में एमएसपी की कोई बात ही नहीं की है। आप तो कह रहे हैं कि ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है। नहीं, जो कम और आप तो इस बात से सरकार को कह रहे हैं कि बिचौलियों को मत आने दें। किसान तो पहले भी बेचता था, किसान की फसलों पे पहले भी कहीं रोक नहीं थी, ये भी पहले मैं जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि कोई दूसरा भी आपसे सवाल करेगा। किसान को पहले भी कहीं रोक नहीं थी,
सर किसान को आज भी कहीं 15-15 रोक किलो नहीं है। कपास मैं महाराष्ट्र पहले और भी मध्य कहा प्रदेश रोकती के बॉर्डर किसान पर रहता था। स्मगलिंग 15-15 किलो कपास की होती थी और पुलिस वाले 10 रुपए कमाते थे उससे। मैं आपको 1980s की बात बता रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की कपास मध्य प्रदेश में नहीं बिक सकती थी और मध्य प्रदेश की कपास महाराष्ट्र में नहीं बिक सकती थी। आपको पता है कि अभी भी यही कानून है। सर सीधी सीधी बात करें ना सर, मैं आज का कोई पढ़ा लिखा नया बच्चा तो हो नहीं जिसको आप ये समझा दे कि आप जो बोले उसको मैं मान लूंगा। नहीं, आप सीनियर नहीं सीनियर हो आप। हमने कहा कि आप एमएसपी को कानून बनवा दो, हमारी सर वकालत मैं कर दो मानी आपकी बात, सरकार लिखित मैं ठीक है, आप इस पे बात करिए ना, पर आप कानून वापस लेने की बात क्यों कर रहे हैं जिसका आपने स्वागत किया? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। मैं एमएसपी पर आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जब सरकार ये कह रही कि हम कानून वापसी नहीं लेने के, पर कानून वापस लेना ही क्यों? सरकार तो एमएसपी पर आगे बातचीत करने को तैयार है। नहीं कुछ नहीं कर रही। 10 साल पुराना ट्रैक्टर है ना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा जिस कानून का आपने स्वागत किया हिंदुस्तान अखबार में, उस कानून के वापस लेने पर दिल्ली को क्यों जाम कर रखा है? आप एमएसपी पर बात कर सकते हैं, आपका हक है, हर किसान का अधिकार है एमएसपी। उनसे किसान का अधिकार है एमएसपी। आप हमारी वकालत करो ना। सर मैं तो कर ही रहा हूँ। आप हमारी बात करवाओ सरकार से। सरकार कहाँ है? बात करवा दो। एमएसपी तो किसान का अधिकार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए मैं सीधे आपकी बात को लेकर चलता हूं, सरकार के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब के पास। सैयद जफर इस्लाम साहब बताइए, एमएसपी पर आप इनको कानून बनाकर देने को तैयार है? बाकी चीजों में वो खुद कर चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं। बताइए एमएसपी पर कानून बनाएंगे आप? देखिए दीपक जी, हमारी छोटी सी दरखास्त है, प्रार्थना है इनसे, जब देश का प्रधानमंत्री इनसे बिल्कुल साफ गोई से कह रहा है कि आप जो भी बात करना चाहते हैं ये आंदोलन बंद कीजिए। आप हमारे भाई बहन हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं, हम अन्य से ज्यादा अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं। आप आइए हमसे बैठ के बात कीजिए, जो भी बातें करनी है, इसलिए कि एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है इस पूरे कानून में। ये तो अब इनकी बातें आ रही है, फिर भी उसके सारे क्लैरिफिकेशन दे दीजिए आ चुकी है कि एमएसपी का कोई हमने कोई एमएसपी में हमने कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन फिर भी अगर इनको कोई बात करनी है तो आंदोलन से थोड़ी बात होता है। अरे भाई बात कीजिए, टेबल पे आइए, हम तो बात करना चाहते हैं, समाधान निकालेंगे। आप कोई बाहर के नागरिक थोड़ी, देश के नागरिक है और हमारे लिए अन्नदाता जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है। आप देश के किसान हैं और किसान का हम सम्मान करते हैं। तो ऐसे में ये आंदोलन से कोई फायदा नहीं है। आपकी बातें जो भी होंगी दीपक जी, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप जैसे हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे, जैसे हमारे गृह मंत्री कह रहे थे, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे थे, आप आइए, बैठिए, बात करेंगे। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम आप हर चीज का समाधान जो है चर्चा करके निकाल लेंगे। लेकिन जो रास्ता अपनाया गया है वो सही नहीं है। आप देखिए यहाँ पर बाकी किसान भी बैठे हैं, उन लोगों को बातें समझ में आ गई, तो उनकी बातें आप खुद देख रहे हैं कि वो उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और टिकैत साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जाहिर है टिकैत साहब ने सोची समझी रणनीति के हिसाब से इन्होंने ये आंदोलन किया है, जबकि इसका खुद स्वागत किया था। नहीं आप 12 मतलब आपके पास जवाब नहीं है ऐसा लग रहा है, जो आपके टिकैत साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है टिकैत साहब, राकेश भाई, बड़े भाई, मेरा एक सीधा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि एमएसपी आपका अधिकार है, एमएसपी आपको मिलनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि एमएसपी पर हम बात करने को तैयार हैं। एमएसपी पर लिखित में आश्वासन दे सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने मुझे यहां तक कहा, कानून बनाने पर भी हो सकता है आगे बात हो जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर कानून वापस लेने की कंडीशन या शर्त क्यों कि जब तक कानून वापस नहीं आगे की बातचीत नहीं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बाकी सब कुछ, बाकी आपकी सब चीजें जायज है। नहीं, ये बात सही है। ये बात का ही सवाल का जवाब ना वापसी करने का ये क्यों बयान देते हैं? टिकैत साहब एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। हम वापसी नहीं, देखिए टिकैत साहब आप ये बताइए कि नहीं, टिकैत साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। आप देखिए आप हरियाणा और पंजाब में जहां एमएसपी पे 70-80% किसान बेचते हैं, इसके अलावा देश के बाकी किसान को क्या ये कोई पीड़ा नहीं है?
वो तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, ना आपके कोई आंदोलन में जुड़े, ना कोई आंदोलन करना चाहते। आप कई किसान भाई बैठे हैं यहाँ, आपने उनकी जुबानी सुन ली, उन्होंने जो आपसे सवाल किए उसके जवाब आपके पास नहीं है। हकीकत तो यह है कि टिकैत साहब कि आप भी जानते हैं कि जून में जब अध्यादेश आया था, आपने भी वेलकम किया और बाकी किसान भाइयों ने किया। अब सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आपकी चिंता एमएसपी है, गुमराह करने पर एमएसपी है और सरकार एमएसपी पर बातचीत करने को तैयार है, तो किसान कानून वापस लो, तब बातचीत होगी। ये शर्त क्यों? मुझे यही नहीं समझ आ रहा, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे आप साहब। आप बात तो करवाओ ना। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार क्यों कहती है कि हम वापसी नहीं लेंगे। भाई सरकार भी ना कहना कि वापसी लेने के अंदर कमरे की बात बाहर क्यों कहती है वो पहले? सर जब आप यस और ना पूछेंगे, सर अगर आप यस और नो पूछेंगे मीटिंग के अंदर और बाहर बताएंगे तो सरकार को भी अपना स्टैंड रखना पड़ेगा ना। जब आप यस और नो पूछेंगे कि आप बता दीजिए कानून वापस लेंगे कि नहीं, तो सरकार को भी कहना पड़ेगा ना कि भाई यस और नो पे हमारा जवाब यस है या नो है। और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था मुझे एक इंटरव्यू में कि बातचीतें आंदोलन की यस और नो की भाषा में नहीं होती। तो पहले आपने सोचना था कि आप यस और नो में सवाल पूछे या ना पूछे। मैंने भी आंदोलन को देखने का 30 साल का अनुभव है। बड़े टिकैत के आंदोलन को बड़े माइन्यूटली देखा था मैंने, और एक एक चीजें पढ़ी हैं उसकी। सर जब से आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही कि अगर एमएसपी आपका अधिकार है जो कि होना चाहिए, उस पर सरकार बातचीत करने को राजी है, तो बाकी कानूनों पर सुधार को भी राजी है। चलिए ये कानून वापस हो गए, नए आएंगे वो भी तो इसी तरह के कानून बनेंगे, फिर वापस लो ये मांग क्यों? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बस उसको नहीं ये कह रहे हैं कि बैठ कर बना लेंगे ना, नए कानून बना लेंगे बैठ के। ये किसान से पूछ कर बनाए थे क्या? किसी किसान को पूछ जाओ तो भाई वो बता दो मुझे। सर 20 साल बात सरकार करनी, इतने सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रही सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना सरकार को कि बात करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि बात करो किसान से। तुम भी तो यही कह रहे हैं कि बात करो। आपसे ये पूछ रहा, आप तो सड़क चरण सिंह सप्रा आवाज उठा रहे। चरण सिंह सप्रा जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो 2000 में अटल जी की जो प्रक्रिया थी, उसको 2004 से 2014 तक आपकी चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने, आपकी सरकार के कृषि मंत्री शरद पवार ने लिबरलाइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स के प्रोसेस को आगे बढ़ाया था, जिसपे सरकार ये बिल लेकर आई है। देखिए दीपक जी, सवाल ये है, आपने ठीक कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो मॉडल मंडी एक्ट बना था, उसी की कंटिन्यूएशन में जो आप शरद पवार जी का पत्र कह रहे हैं वो जिक्र आता है। लेकिन यूपीए की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम स्टेक होल्डर्स को आगे कंसल्ट नहीं करेंगे, कभी ये नहीं कहा कि हम इस बिल को ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लेकर के आएंगे और जबरदस्ती लागू करेंगे। ये कभी नहीं कहा कि हम सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे, और ये भी कभी नहीं कहा कि महामारी के दौरान हम अचानक इसको दबा करके लोकसभा में जिस तरह से पास हुआ और राज्यसभा में जिस तरह से पास हुआ। दीपक जी मेरे को इनका ठीक है मान जी, इनको चरण साहब को बोलने दीजिए, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। कृष्णवीर जी आपके पास भी आ रहा हूँ। सप्रा साहब बोलिए, आप कोई टोकेगा नहीं, बोलिए सप्रा साहब, बात कंप्लीट करिए पर संक्षेप में। सवाल राज्यसभा में किस तरह से यह बिल पास हुआ आपको पता है। कांग्रेस के सभी और विपक्ष के सभी लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, महात्मा गांधी जी के पुतले के नीचे बैठे रहे, 3 हमारे मेंबर पार्लियामेंट सस्पेंड हुए। तो सरकार ने जब नाक दबा करके ये कानून लाया है, तो देश का किसान ये सारी चीजें देख रहा है। किसान कोई बेवकूफ नहीं है, किसान देख रहा है कि ये जबरदस्ती लाया गया कानून है, तो किसान का भरोसा उठ गया है। आज ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से किसान को ये विश्वास अपना मैनिफेस्टो के बारे में बता देना भाई, बोल रहे हैं उसका आगे पालन होगा कि नहीं होगा। मोदी जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम। चलिए सर, अब पॉलिटिकल रिटोरिक पे आ गए। आप ही की बात का जवाब देता हूं। मान साहब एग्री करेंगे आप चरण सिंह सप्रा साहब से? ठीक बातें बोल रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट। चारे बीजेपी के आदमी बोल रहे हैं और तो भी बोल रहे हैं, बीजेपी भी बोल रहे हैं, ये सप्रा और बीजेपी भी बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात 1 मिनट के लिए। अरे सप्रा साहब अब मेरी बारी है। दीपक जी इनको पूछो, इनको यूं पता है कि टमाटर का पेड़ होता है, झाड़ होता है कि बेल होती है? इनको यूं ही नहीं पता कि टमाटर का पेड़ झाड़ या बेल होती है। इनके नेता राजीव गांधी, इनको हरी मिर्च लाल मिर्च का फर्क नहीं पता था। राहुल गांधी जी से पूछो एक बार, वो कहेंगे कपास के खेत में जाके कि ये कुर्ते वाला पौधा कहाँ पे, मेरा कुर्ता फटा है। ये कोई कांग्रेस की बात नहीं सुनूंगा। ये जो किसानों की आज हमारी दयनीय स्थिति है ना, उसके कारक यही है। ठीक
ठीक है, आप दोनों रुकेंगे। मैं पंकज पंडित के बाद झांसी चलूंगा। जसकरण जी की आवाज सुनाई दे रही है, जसकरण जी को लूंगा। पंकज पंडित झांसी से, क्या कहेंगे आप आंदोलन के बारे में? पंकज नमस्कार दीपक जी। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान को आप लोगों ने कोई दुकान बना के रख दिया है। आप कभी भी भारत बंद करने का ऐलान कर देते हैं, कभी भी मैदान में बैठ जाते हैं। आप स्पष्टीकरण दें। हमें बात करनी होती है गरीबी की रेखा पर और हम रेखा की गरीबी पर बात करने लगते हैं। हमें किसान आंदोलन से समस्या है, किसान बिल से समस्या है या फिर एमएसपी से। और आप कहते हैं कि किसान हमारे साथ है। जितने भी लोग बैठे हैं दिल्ली में, दिल्ली को जाम करके रखा है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देश के हित में सोचें। आप कहीं ऐसा ना हो कि स्वयं की स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, स्वयं को नेता बनाने के लिए, खुद को एक्सपोज करने के लिए आप संपूर्ण भारत को अपनी मुट्ठी में ले लें, किसानों को ले लें। जिन किसानों ने अभी जिले का मुख्यालय नहीं देखा, जिन्हें एमएसपी का फुल फॉर्म पता नहीं है, आप उन किसानों से कह रहे हैं कि उन किसानों को इस किसान बिल से समस्या है। आप लोग पहले स्पष्ट करें कि आप किसान में बिल में सुधार कराना चाहते हैं या फिर किसान का जो बिल है उसे वापस कराना चाहते हैं। आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, यही रुकना होगा। मैं ब्रेक में जसकरण सिंह जी से शुरुआत करूंगा। बहुत देर से उनके पास नहीं गया हूं। हमारे जो भाई चरण सिंह सप्रा बैठे हुए हैं उनके पास भी जाऊंगा, जफर इस्लाम, और उनको भी आमने सामने करूंगा। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। तो देश की बहस में जारी है किसानों के मुद्दे पर बहस। अगर सिर्फ एमएसपी ही एक मुद्दा था तो किसान 3 कृषि कानून को वापस लेने की जिद पर क्यों अड़े हैं और बातचीत क्यों बंद है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हम यही चाहते हैं कि अन्नदाता और सरकार के बीच बातचीत हो और एक ऐसा रास्ता निकले जिससे सब खुश रहें, क्योंकि अंततः सब यही चाहते हैं कि देश खुशहाल हो, संपन्न हो और तरक्की करे। अपने पूरे पैनल के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। चरण सिंह सप्रा साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ जसकरण सिंह काहन साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है किसान यूनियन अमृतसर के। मेरे साथ रविंदर चीमा जी नहीं है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो दूसरे खास मेहमान हैं वो रवनीक मान साहब हैं मेरे साथ मौजूद, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कृष्णवीर चौधरी जी, और मेरे ख्याल से रविंदर चीमा भी हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूं ओम प्रकाश यादव की। ओम प्रकाश यादव किसान हैं, समस्तीपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सभी ने देखी थी, जिसमें ये गुस्से में अपने गोभी के खेत पर ट्रैक्टर चला रहे थे। ये तस्वीरें देखिए ओम प्रकाश यादव जी की। इनकी बात का जब अफसरों को पता लगा, और खास तौर पे बिहार से आने वाले केंद्रीय आईटी और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और जो गोभी की जो फूल है, गोभी की जो सब्जी है, वो 1 रुपए किलो नहीं बिक रही थी, उसके 10 गुना दाम उनको मिले। यादव जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, और क्या नए कृषि कानून के चलते आपको ये फायदा हुआ, ये भी बताइए थोड़ा हमें। भारत के किसान बंधु भाइयों को प्रणाम। कहना चाहते हैं सर, जे हम नए कृषि कानून पर अभी कुछ नहीं बता सकते। मेरे साथ जो मेरा फसल जो नुकसान हुआ उसका भरपाई अभी तक कहीं से नहीं हो रहा। सिर्फ माननीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर बाबू जी के द्वारा आश्वासन पर 4 टन माल हमारा खरीदा गया, उसका भुगतान भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे पास 15 से 20 टन माल है और वो हमारा खेत में खराब हो रहा है। अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोज आश्वासन पर आश्वासन जो उठा लेंगे, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हो रहा। और जब मेरा माल ही खेत में बर्बाद हो जाएगा, गोभी खराब हो जाएगा, तो कौन लेने वाला होगा? तो किसान तो वैसे भी बर्बाद है सर। आप ये बताइए, 50 टन जो माल आपने बेचा उसमें आपको कितने पैसे मिले, और लोकल मार्केट से कितने ज्यादा आपको, और ये जो है पैसे किस मार्केट से मिले, कहाँ बेचा आपने ये माल? जी सर, 50 टन नहीं सर, 4 टन मात्र। 4 टन, अच्छा जी, 4 टन। और किस कीमत पर बेचा आपने 4 टन माल? 10 रुपए किलो के हिसाब से सर बिका। 10 रुपए किलो के हिसाब से मिला। यादव जी, आप चाहे तो बने रह सकते हैं। मैं देख रहा हूं आपका स्काइप का तस्वीर बहुत हिल रहा है। मैं सीधे चलता हूं जसकरण सिंह साहब के पास। जसकरण सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओम प्रकाश जैसे किसान हैं,
जिनकी मदद हो रही है, लेकिन वाकई कई ऐसे भी किसान होंगे जिनके ओम प्रकाश जी जैसी किस्मत ना हो और वो इतनी मदद लोगों से ना पा पाए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर बाजार खुलेंगे तो आपके हिसाब से किसानों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक की जगह 4 खरीदार होंगे या 4 दुकानों से आप सामान खरीदेंगे तो आप बेहतर और बेहतर सामान खरीद पाएंगे और अच्छी कीमत पर बेच भी पाएंगे। चरसिया साहब, बात तो पहले तो मैं हमसे ये कहना चाहता हूँ, टाइम सभी को बराबर देना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, ये बहस हो रही है, बहस तो मुद्दे पे की होती है। मुद्दा तो ये है कि ये बात सोचो, ये मंत्री साहब जाफर साहब है, इनसे पूछो जो आपने 3 काले कानून लाए हैं वो ना तो यूपी के किसान ने मांगा, ना पंजाब के ने मांगा, ना हमने मांगा, पूरे इंडिया के किसान ने ये बिल तो मांगा ही नहीं। जब हमने ये बिल मांगा ही नहीं, हमको क्यों दिया गया? हमने तो ये मांगा है कि हमको स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट दे। जो हमने मांगा वो दे नहीं रहे, जो हमने नहीं मांगा वो हमको दे रहे हैं। और मोदी साहब आज बंगाल में गए हैं, वो कहते हैं हम किसानों को ऊपर उठाएंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम गुजरात के किसान की बात करेंगे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं एमएसपी की बात, एमएसपी तो पहले है, एमएसपी का तो मामला ही नहीं। खुली मंडी की बात करते हैं, खुली मंडी भी पहले है। सर अभी तो सब बोल रहे थे मामला एमएसपी का ही है। ये बिल का लेने का क्या बात है? राकेश टिकैत बोल के गए थे खुली मंडी तो एमएसपी की बात है, तो एमएसपी का है। एमएसपी की बात है, वो तो पहले ही है। ये मामला पहले ही है। एमएसपी की बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सबकी बात सुनी है। पहले एमएसपी की बात है। एमएसपी का दवाला निकल गया, जनाजा निकल गया मोदी साहब का जनाजा। आप पैडी का रेट 1860 रुपए है, आप यूपी में 900 में बिक रहा है। मक्के का रेट 1439 रुपए, आप 600 में बिहार में बिक रहा है, 800 पंजाब में बिक रहा है। और कपा का रेट क्या है? 5515 रुपए, अब 250 रुपये में बिक रहा है। बाजरे का रेट का क्या है? 2150 रुपए, तो 1250 बिक रहा है। उर्द का रेट क्या है? 7160 रुपए, अब 250 बिक रहा है। ये क्या बात है? ये बात क्या है? ये पहले बताओ जो हमने मांगा नहीं हमको क्यों दिया? राकेश कुमार जी को आखिरी में ये पहले बात बताओ जो हमने, पहले बात यहीं से शुरू करो। हमने मांगा ही नहीं, ये पहले मुद्दे की बात है। हमसे पहले ये बताओ, बहस आगे फिर चालू करें। जो हमने मांगा नहीं हमको क्या कह दिया? ये खुली मंडी होगी, ये कम मिलेगा, ये बद मिलेगा, ये थोड़ा मिलेगा, ये इसका मामला क्या है? चलिए ठीक है, जवाब सुन लीजिए। जफर साहब मैं चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में। मंत्री साहब ये बताएं। सर आपने ना मांगा और राकेश टिकैत ने तो मांगा था ना, उन्होंने स्वागत भी किया था। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ सप्रा जी, जफर इस्लाम जी के पास से आपके पास। सभी किसानों की ना बिल्कुल नहीं मांगा, ना यूपी ने मांगा, ना बिहार ने मांगा, बिल्कुल 2-3 बातें कहूंगा। सब हमने मांगा ही नहीं का। ये बताओ, बताओ, ये बताओ, हमको बताओ हमने मांगा नहीं। आप सुन लीजिए, आपने सवाल किया, मैं जवाब देता हूँ। ये बताओ कि अभी इनकी बातों को सुना। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, ओ भाई साहब सुन तो लीजिए। मैं हाँ सुनते हैं, पहले मांगा नहीं क्यों बताए? ये बात करो पहले ये बात करो इनकी। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब। अरे जब आपने सवाल किया उसका जवाब तो सुन लीजिए। अभी आप जो कह रहे हैं, या 3 किसान 4 किसान बैठे हैं, अब चारों की बातें सुना आपने। अब देखिए कि कितना आपस में ही इनके कितना इख्तिलाफ है। ये अलग किसान अलग बातें कर रहे हैं। हकीकत जो है सब किसानों की भलाई इस बिल में है। आप अलग बातें कर रहे हैं। टिकैत जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आपने इसका मुताला नहीं किया है, आपने ठीक से मुताला नहीं किया। आप इसका अध्ययन कीजिए, अध्ययन कीजिए। ना अरे राकेश जी पहले अध्ययन तो कीजिए। हम नहीं मानेंगे, आप जितना मर्जी झूठ बोलो। ना पहले अध्ययन कीजिए ना, अध्ययन कीजिए। आपकी बात एक भी नहीं मानेंगे। आप तो बीजेपी आप माने, आपको देखिए इसका कोई अंत नहीं है। मैं बात मानेंगे वो जो कह रहे हैं वो सुनेंगे नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। मुझे सप्रा जी से भी, जफर भाई सप्रा जी से कमेंट लेना है। सप्रा जी बताइए, क्या आपको लगता नहीं है यहाँ पर हर आदमी अलग अलग तरह की बात कर रहा है? पहले बताओ, ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं अलग नहीं करता। चरसिया साहब बात क्या चाहता है कि मंडी के अंदर भी और मंडी के बाहर भी एमएसपी तय होनी चाहिए, एमएसपी कानून में आनी चाहिए, ये किसान चाहता है। सर ये आपने भी तो नहीं किया था ना।
सुनिए ना सर, ये आपने भी तो नहीं किया था ना, 10 साल आपकी सरकार थी जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी 2006 में। दीपक जी मेरी बात पूरी होने देंगे। एक तो आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया पिछले सर, आप जुड़े ही बहुत लेट सर, 9:05 पे तो जुड़े हैं आप। जुड़ा नहीं, मैं बराबर जुड़ा था, आपके टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं बराबर जुड़ा हुआ था। सुनिए अभी मेरी बात, 2011 में नरेंद्र मोदी जी जब कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के जब चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, उन्होंने खुद रेकमेंड किया था कि एमएसपी मैंडेटरी होनी चाहिए, मार्केट के अंदर भी बाहर भी। उन्होंने खुद कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए किसानों के लिए, खुद कहा था कि एसेंशियल कमोडिटीज जीवन वस्तुओं की ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने ये यू टर्न क्यों लिया? सुषमा स्वराज जब पार्लियामेंट में खड़ी होकर बोलती है कि आड़तिया जो है वो, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनके मैनिफेस्टो में क्या बातें लिखी थी। दूसरी बात दीपक जी से ये पूछिए कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या किया था? इन रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया था? ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया था? अगर आप उस वक्त कर लेते तो बताते आप क्या आप कर सकते हैं। आज हमको जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान बांटना बंद कीजिए। कांग्रेस वालों, आप ज्ञान बांटना बंद कीजिए। सपना जी, ज्ञान बांटना बंद कीजिए। ये आप, अरे छोड़िए, आपको जब समय था तो आपने कुछ नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल के छोड़ दिया। और हमने जब आपके रिकमेंडेशन को किया तो आपके दोनों से मिलती है, दोनों से आज मिलती है। झगड़े ना, बहुत संवेदनशील मुद्दा है किसानों का। अफसोस वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन चलते चलते आखिरी कमेंट मेरे एक दर्शक, सम्मानित दर्शक राकेश कुमार जी दिल्ली से। राकेश जी बताइए, क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? उचित है, अनुचित है, या आपके हिसाब से कुछ आपकी अलग राय है? बताइए। दीपक जी, ऐसा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अधिकतर लोगों की राय को मानना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन के अंदर किसानों का और सरकार का संवाद जो है, बातचीत जो है, टूट गई है। और राजनीति की सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि जब कांग्रेस पार्टी बिल ला रही थी तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया, और अब बीजेपी बिल लाई है तो कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि हम कांग्रेस वाला ही बिल लेकर आए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का बिल अगर उस समय ठीक था तो बीजेपी ने विरोध क्यों किया, और अगर अब ये बिल ठीक है तो बाकी विपक्षी दल क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। और उसी के साथ मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ किसान, हर एक आंदोलन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंदोलन को खराब करने के लिए उस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो कुछ लोगों के कारणवश पूरे आंदोलन के लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बिल्कुल पॉइंटेड बात कही आपने। अब मैं आपको रिजल्ट बता दूं, लोग क्या चाहते हैं। देश की बहस के दर्शकों से हमने पूछा था, किसान भ्रमजाल में फंसे बगैर क्या सही फैसला करेंगे? हाँ कहना है 96, करें ये पूछा था हमने। हाँ कहना है 96% का, और नहीं कहना है 4% का। तो देश की बहस में आज के लिए इतना।